देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का, डिबेट का नंबर 1 शो है। सेना पर सियासी पत्थरबाजी कब तक होती रहेगी साहब? उस सेना पर जो दिन रात हमारी हिफाजत में लगी रहती है, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से दूर। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक, सियाचिन से लेकर सिक्किम तक, बात चाहे आतंकियों के हमले की हो या पाकिस्तान की गोलीबारी, कुदरती आपदा हो या हादसा, हर जगह जो सैनिक जान जोखिम में डालकर देश के लोगों की रक्षा करते हैं, वो सैनिक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए रेपिस्ट हैं। आजम खान उसी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके नेता मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आजम खान उनके सिपहसालार हैं। जो सैनिक की तारीफ करते थकते नहीं मुलायम सिंह यादव उनके बेहद करीबी है। और आजम खान को सेना रेपिस्ट दिखती है। आजम उसी अखिलेश यादव के कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई किसी सैनिक स्कूल से की है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता आजम खान के इस बयान की निंदा करने तक नहीं आगे आया? आजम पर एक्शन लेने की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए आजम मजबूरी बन गए? क्या मुसलमानों का वोट सिर्फ आजम खान ही समाजवादी पार्टी को दिला सकते हैं? दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैनिक पर सियासत हो रही है। जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है, तभी से आप देखिए ना, पूरा एक ट्रेंड है सेना का सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, कभी सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कह देते हैं। आखिर हमारे देश के नेता सेना पर सवाल उठाकर सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इस एक एक सवाल का जवाब पूछा जाएगा ताल ठोककर। क्या आजम खान आतंकियों की जुबान नहीं बोल रहे हैं? क्या सेना पर सवाल उठाकर सैनिकों का मनोबल कमजोर नहीं किया जा रहा है? और सवाल यह भी कि क्या सैनिकों का अपमान एक साजिश के तहत नहीं हो रहा है? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये रिपोर्ट और फिर चर्चा की शुरुआत। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। आजम खान जैसे लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी है, और वो किस प्रकार का एक नैरेटिव, किस प्रकार की एक कहानी पूरे देश में भारत के आर्मी, भारत के संप्रभुता और भारत के इंडिपेंडेंस के खिलाफ प्रोपगेट करना चाहते हैं। कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं की, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है। भारतीय सेना का बड़ा शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रभक्ति और उनके जीवट का कोई मोल नहीं है। भारतीय सेना को किसी भी विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। क्यों ऐसे बोलते रहते हैं? क्या न्यूज में रहने का एक तरीका है क्या? गैर जिम्मेदारी बातें। मैं एक फौजी बेटी हूँ। आप क्या सोचते हैं कि हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे आदमी जाके सीमा पे जान देने, कुर्बान देने वो तैयार है आजम खान जी जैसे लोगों के लिए कि ये देश में आजाद होके वो बात कर सकते हैं? ये यूपीए अलायंस के भागीदारी रहे हैं ये सभी दल। मैं उनको कहूंगा, आप अपना नाम बदलिए, आप अपने आप को आईएसआई अलायंस घोषित करिए, क्योंकि जो आप बयान दे रहे हैं ये केवल और केवल आप आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को खुश करने के लिए दे रहे हैं, और देश की जनता कतई आपको माफ नहीं करेगी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल,
आजम खान को देशद्रोही बयान की छूट कब तक? दूसरा सवाल, क्या बार बार सेना का अपमान सोची समझी साजिश है? तीसरा सवाल, क्या मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है सेना का अपमान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, आजम खान पर एक्शन कब लेंगे अखिलेश यादव? डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश के राऊ से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फवाद हलीम साहब सीपीएम के नेता हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। और बुक्कल नवाब साहब यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। रंजीत सिंह राणा साहब जो कि शहीद सूबेदार परमजीत सिंह के भाई हैं। सूबेदार परमजीत सिंह पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हुए थे, उनके शव को क्षत विक्षत किया गया था। और आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। 1.5 मिनट नहीं देंगे, इस पर सीधी बहस करेंगे। बुक्कल नवाब साहब, क्या ये खबर लेकर आए हैं कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान पर एक्शन लेगी? आपकी तो बात हो गई होगी मुलायम सिंह यादव से, जो रक्षा मंत्री रहे हैं देश के। देखिए, एक शेर से हम अपनी बात शुरू करेंगे। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। काट लो हाथ उसके जो आगे बढ़े, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। अभी आपने मतलब एक बात कही कि जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो उनका बचाव कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनका बचाव करने के लिए नहीं बैठे हैं और बिल्कुल 1% भी मतलब हम उनके पक्ष में नहीं हैं। ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, हम इसकी निंदा नहीं, घोर निंदा करते हैं। और ये जो इस तरह का इन्होंने बयान दिया है, हमारे देश के नौजवानों के लिए ये बात कही है जो सरहदों के ऊपर रातों को जागते हैं। और हमको जो है यहाँ के ऊपर पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत चैन की नींद सोने के लिए वो करते हैं। हम लोग चैन की नींद सोते हैं। आपकी निंदा से काम नहीं चलेगा। बेहद करीबी हैं आप मुलायम सिंह यादव से के, हम सब जानते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक्शन कब लिया जाएगा? आप क्या वो खबर लेकर आए हैं जिसका देश इंतजार कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी हमारी बात हुई नहीं है, अभी उन्होंने मुझसे टाइम लिया, हम बात करेंगे। और ये जो है ये बहुत ही निंदनीय है। मतलब हमारे देश के नौजवानों के ऊपर मतलब इस तरीके से मतलब औरतों को मतलब बता रहे हैं कि औरतें मतलब इस तरह के काम करेंगी। तो आपको एक सीधी सीधी बात बताते हैं कि मुसलमानों में जो है औरतों को जंग करना ही हराम है और ये हथियार लेके जाना, ये तो मतलब ये कैसे कह रहे हैं? मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं। बुक्कल नवाब साहब, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आज सिर्फ इस मसले पर बात कर रही हूं। आजम खान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आजम खान के समर्थक हमें पता है तादाद में 8-9 मर्तबा जीत कर आ चुके हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया जा रहा है क्या डॉक्टर पात्रा? ट्रेंड बन गया है सर, फैशन बन गया, आपने मजाक बना दिया हमारे सैनिकों का। देखिए रूबिका जी, केवल निंदा करने से और केवल डिबेट में तो आज दिल दहल उठ रहा है कि ऐसा कोई हिंदुस्तान की आर्मी के लिए, जो कि पूरे विश्व की सबसे प्रख्यात आर्मी है, सबसे प्रोफेशनल आर्मी है और सबसे जाबाज आर्मी है, उसके लिए इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग कैसे कोई कर सकता है? और देखिए बड़ा सोच समझ के, परसों एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है मोदी जी और ट्रंप जी के बीच में, जिसमें कि बताया जाता है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद हिंदुस्तान आ रहा है उसकी भर्त्सना करनी है, मिलकर उस आतंकवाद से लड़ना है, उन आतंकवादियों को मिटाना भी है। और सईद सलाउद्दीन का नाम भी प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी में आता है। ठीक उसके कुछ घंटों के बाद आजम खान का बयान कि ये जो आतंकवादी हैं ये हमारे सेना के जवानों को म्यूटिलेट करते हैं। क्यों म्यूटिलेट करते हैं? इसलिए म्यूटिलेट करते हैं क्योंकि ये रेपिस्ट हैं। आप सोच के देखिए किस प्रकार का नरेटिव तुरंत उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए यहां से आजम खान का बयान आता है। क्या सोचते हैं वो? क्या हम बेवकूफ़ हैं? एक नरेटिव ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान ऐसे सोच के खुश हो जाएगा और वो वोट देगा। क्षमा करिएगा, आजम खान, हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरह नहीं सोचता है। हिंदुस्तान का मुसलमान सबका साथ, सबके विकास में विश्वास रखता है और सदियों से हिंदुस्तान का मुसलमान मिलके रहना चाहता है। आप जैसे और ओवैसी जैसे लोगों ने बार बार उसमें एक दरार पैदा करने की कोशिश की है। ये वही आजम खान है जो करगिल के युद्ध में कह रहे थे करगिल के युद्ध की जीत मुसलमान सैनिकों के कारण हुई, हिंदू सैनिक तो उस समय लड़ भी नहीं रहा था। ये वही आजम खान है जो कह रहे थे यूनाइटेड नेशन जाऊंगा और इंडिया की कंप्लेन करूंगा। मगर एक फैशन बन गया है
कांग्रेस ने भी हमने देखा कि 3-4 बड़े नेताओं ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जिन्होंने कहा खून की दलाली, उसके बाद सड़क के गुंडे तक आर्मी के चीफ के लिए कह दिया गया। हमने यह भी देखा कि संजय निरुपम ने आर्मी को झूठा कहा, चिदम्बरम साहब तक ने आर्मी पर उंगली उठाई, लेफ्ट में कन्हैया से लेकर प्रकाश करात तक सबने इंडिया के आर्मी को रेपिस्ट कहा है, कन्हैया ने भी कहा है। ये इसका ट्रीटमेंट क्या है? जीतू पटवारी, मैं अब आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। ये पहली दफा तो है नहीं, शुरुआत तो कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं से हुई है, फिर बाद में आप माफी मांग लेते हैं, लेकिन सर ऐसा करते क्यों है? वजह क्या है? रूबी का 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो संबित को बधाई कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता जैसा कि एक नेता ने बयान दिया है। मैं समझता हूँ कि यही एक सकारात्मकता है। बात सवाल ये है कि संबित ने अपनी बातों में सत्ता में रहते हुए क्या सोचते हैं और इनकी पार्टी विपक्ष में रहते हुए क्या सोचती है, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। पर जब सेना की बात हो और नकारात्मक शब्द निकले, मैं समझता हूँ वही क्रूर मानसिकता का एक विकार है, उसको सबसे पहले हमें निकालना चाहिए। जहाँ तक सेना पर आपेक्ष लगाने वाले, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ ही नहीं सकते जिसको सेना और देश से प्यार नहीं है, राष्ट्र से प्यार नहीं है। ये बातें कहना कि वो कैसी सेना हमारी रक्षा करती है या देश के लिए कैसे लड़ती है, अपने आप की शहादत देती है, ये सब हम लोग जानते हैं कि सेना के बगैर, किसी भी राष्ट्र की सेना के बगैर उस राष्ट्र की कल्पना भी अधूरी है। और जब राष्ट्र की कल्पना, सेना नहीं रहेगी तो राष्ट्र नहीं रहेगा। इस भाव को जीते हुए उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, मैं समझता हूं कि इस देश के हित में नहीं है। तो जो लोग भी ये करते हैं, संदीप दीक्षित पर जीतू पटवारी, आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया? ऐसा रूबी का आपने संदीप दीक्षित को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात कही है, राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया है, उन्होंने समझाया है और पार्टी के इंटरनल पार्ट पे उनको कोई नोटिस भी हुआ होगा। सर, इसमें समझाना पड़ता है क्या? कि किस पर चिदम्बरम साहब को समझाना पड़ता है क्या? जीतू पटवारी जी, कार्रवाई आज इतना खुलकर जब आप बोल रहे हैं कि हमें दलगत राजनीति से सेना के मामले में ऊपर उठ जाना चाहिए, जीतू प्लीज, जीतू जी सुन लीजिए मेरी बात। तो ऐसे में जब एक्शन लेने की बात आई है तो क्यों इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? आप सीधा सीधा बताइए कि एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। हम में इतना मादा नहीं था कि इतने सीनियर लीडर के खिलाफ कोई एक्शन हम ले पाते। रूबी का मैं बात आपको जो कहना चाहता हूं, जरा उसके मर्म को आप भी समझने की कोशिश करें। पूरा देश इस टेलीविजन को देखता है। मेरा आपसे अनुरोध ये है, मैं अभी संबित पे 3 आरोप जड़ दूंगा, वो फिर उसका जवाब देंगे, फिर मैं उसका प्रत्यारोप करूंगा। मेरी नेचर में नहीं है ये। देश की जब बात आती है तो मैं तू मैं की इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। सवाल ये है कि राष्ट्र में ऐसा कानून बने कि सेना पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले हर आदमी को एक कानून का डर होना चाहिए, कोई भी हो, जीतू पटवारी क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की दृष्टि, सर्वमान्यता कोई आज सरकार में, कल कोई रहेगा। उसके बाद कानून पर हम बात कर लेंगे, हम उसके बाद कानून पर बात कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। रंजीत सिंह राणा साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। हमारा सर शर्म से अभी झुका हुआ है कि हम इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं कि देखिए, देश का एक कोई कद्दावर नेता है जो इस तरीके से हमारे देश के सैनिकों को रेपिस्ट मानता है। मैं सच में आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप उन तमाम लोगों को जो सिर्फ अपनी गंदी सियासत और गंदी राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से बताइए कि वो दर्द क्या होता है जब भाई का सरकटा जो है शरीर देखने को मिलता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा था। आवाज नहीं आ रही। रंजीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैडम, आपकी आवाज हमारे पास पहुंची है। रंजीत जी, मैंने आपकी आवाज को सुना है। हाँ जी मैडम, मैं बोल रहा हूँ, जो नेता ने ये बयान दिया है आर्मी पर, इतना घटिया बयान दिया है कि इससे और घटिया बयान इसने दिया है, आर्मी का इतना ज्यादा अपमान किया है, इतनी घटिया, इतनी गंदी सोच से दिया है और सोच समझ के बयान दिया है इस लोगों ने।
ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं। क्या इन लोगों को ऐसे करने से मुसलमान की वोटें लेने के लिए ऐसी गंदी सियासत करते हैं? मैं तो उन मुसलमानों से अपील करता हूं, आप इनके बयान से पहले देखिए इस देश ने आपने के मुसलमानों को अब्दुल कलाम को कितना मान दिया है। हमारा सारा मुल्क राष्ट्रपति मान रहा है उसको। इस लोगों ने ये जो बयान दिया है, इतना घटिया बयान, इसको आर्मी वाले जवानों की, उसकी पत्नियों का फिक्र नहीं है, उसकी जवान बेटी जो घर पर है उसकी सुरक्षा का फिक्र नहीं है, उसके माँ बाप का फिक्र नहीं है। इन लोगों ने जो बयान आर्मी पर गंदा इल्जाम लगाया है, ये एक आतंकवादी की सोच है। आतंकवादी किसी तरह से भी अटैक करता है, चाहे वो बात से करे चाहे वो गोलियों से करे। ऐसी गंदी सोच हमारे मुल्क में जो ये लोग बनाते हैं। इतनी बड़ी बात आपने बोली है। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब के पास मैं अब इसको डिबेट को ले जाना चाहूंगी। ब्रिगेडियर मिश्रा, ये सेना बाहर के दुश्मनों से सर लड़ लेगी, वो अपना काम करेगी, कर्तव्य पर खरी उतरेगी, लेकिन ये अंदर जो गद्दार आजम है सर, इनका क्या करें? इनका क्या करें ब्रिगेडियर मिश्रा? इनका क्या करें ये तो जवाब बाद में शायद सरकार इसका लेगी कॉग्निजेंस, लेकिन ये बात कर क्या रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इनका जो इन्होंने कहा है उसका टोन, उसका टेनर, उसका टेक्स्ट, उसकी टाइमिंग, ये भारत में कोई भी ऐसा 125 करोड़ नागरिक नहीं है जो इसकी भर्त्सना न करे। और दूसरा, ये जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुसलमान इनको वोट देंगे, तो मेरे दाहिनी तरफ यहाँ रूबिका लियाकत बैठी हैं और रमज़ान के 30 दिन इन्होंने रोज़ा रखा है और 5 नमाज पढ़ी है, और आप सबको मालूम नहीं होगा ये तहज्जुद पढ़ती हैं, ये तहज्जुद पढ़ती हैं। तो ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, और आजम खान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़ा इम्पैक्ट बना रहे हैं अपने वोट बैंक पर। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि मैं 1962 में लड़ाई में मैड्रास रेजिमेंट में था, हमारे साथ मुस्लिम सोल्जर्स थे। 1965 की लड़ाई में मेरा ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सैयद याकूब मुंशी था, और ब्रिगेडियर सैयद याकूब मुंशी हमारे साथ लीडिंग रोल में थे। 1971 की वार में हमारे साथ तमाम ऐसे सोल्जर थे जो कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, और वहां पर उनको कोई मजहब का ख्याल नहीं था। और इंडियन आर्मी, अफसोस मुझे यह है कि इंडियन आर्मी इतनी सेक्युलर नेशनलिस्ट आर्मी है। मैं मैड्रास रेजिमेंट का हूं, और जब मैं श्रीलंका में IPKF में लड़ रहा था तो मेरी रेजिमेंट की 9 बटालियन थी और तमिलियंस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्योंकि उनको आदेश। क्या हो गया है? लेकिन अभी यह है, ये राजनीति का जो पेश ये लगा रहे हैं और ये डिवाइड करना चाहते हैं कंट्री को, हिंदू मुस्लिम, ये इनकी, और जो इन्होंने शब्द कहे इतने घिनौने, इनको मैं एक बात और बता दूं, इंडियन आर्मी के किसी भी सोल्जर के खिलाफ वहां पर 9 डिवीजन लगी हुई हैं। रेप का कोई भी FIR किसी भी पुलिस स्टेशन नहीं है। शर्म इनको ये मालूम होना चाहिए सर, शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। लेकिन अब आजम खान साहब, मुझे ये खबर मिल रही है कि सफाई देते फिर रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब, आज बात तो तब बनेगी जब ये डिबेट खत्म होते होते तक आप यहां पर वो बात कह जाएंगे जिसका देश इंतजार कर रहा है। आप ये बात कह देंगे कि हाँ मेरी मुलायम सिंह यादव से बात हो गई, हाँ मेरी अखिलेश सिंह यादव से बात हो गई, और ये कहा है कि पार्टी इन पर एक्शन लेगी। आप ये चैलेंज स्वीकार करते हैं? एक देश में रहने के नाते, देश के लीडर होने के नाते आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? देखिए, पूरा इस वक्त जो है पूरा देश देख रहा है आपका ये जी टीवी, और जी टीवी पर ही हम बोल रहे हैं कि इनके ऊपर जो है ये कार्रवाई जो है होना स्वाभाविक है, और ये जो है बर्दाश्त के बाहर है। जो भी मतलब ये आर्मी को, हमारे ये जो नौजवानों को इस तरीके से कह देना और कह के गुजर जाना जो है, ये बात मतलब ये समझ से परे है। और इन्हीं ने जो भी कहा है, अगर इन्हीं ने औरतों को, महिलाओं को बताया है कि इस तरीके से उन्हीं ने जिस तरीके से हथियार उठाए हैं, तो इनको ये भी मालूम होगा कि आजम खान को कि हथियार
हथियार ये आए कहां से आए, कब आए, कैसे आए, किसने दिए, ये सब इनको मालूम होगा। तो जब ये सब बातें मालूम है तो ये सब बताएं, पूरी बात बताएं ना, आधी बात बताने से क्या फायदा है, तो पूरी बात बताएं। हम तो पूरे के पूरे इनके मुखालिफ हैं और ये इस बैठक को जी नहीं, वो हमारे सैनिकों को रेपिस्ट कह रहे हैं। आपने वो बयान सुना है नवाब साहब, आपने वो बयान? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इन महिला दहशतगर्दों को सैनिकों के हाथ से मतलब नहीं था, पैर से मतलब नहीं था, वो प्राइवेट पार्ट काट के ले गई क्योंकि उससे मतलब था, उससे खफा थी ये औरतें। आप समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना रेपिस्ट है। मैं सच कह रही हूं सर, आप मुझे मौका दीजिए, मैं बाकी पैनलिस्ट से बात करती हूं और आप फोन करके जरा मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव से बात कीजिए। आप बात कीजिए और मुझे ये बताइए, देश को आज बताइए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कि आजम खान को पार्टी बाहर करती है। मैं पूरा मौका देती हूं आपको। मैं फवाद हलीम के पास जाऊंगी, उसके बाद संबित पात्रा, जीतू पटवारी, इन सबसे बात करती रहूंगी। आप सिर्फ फोन लगाइए सर, मुलायम सिंह यादव से बात कीजिए, फवाद हलीम साहब। और न करना चाहे, डर रहे हो तो वो भी बता दें। जी बोलिए। कि जिससे रेप करने का मतलब ये तो मतलब कोई मतलब निकलती रहो, और जिस तरीके से मतलब गंदी बातें, ऊंची बातें की है, ये तो करने का मतलब कोई बात ही नहीं बनती है। मुझे समाजवादी पार्टी का एक्शन चाहिए। बुक्कल नवाब साहब, आप मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब है, मैं आपको कह रही हूं अपना फोन उठाइए, उनको फोन लगाइए, उनके पीए को फोन लगाइए, उनके किसी जानकार को फोन लगाइए। मैं फौजी हूं, आपसे मेरी भी यही गुजारिश है, क्योंकि आज जो मुझे अपमान यहाँ बैठ के फील हो रहा है, आप कुछ करिए। नवाब साहब, आप बात तो करके यह बता दीजिए कि आपने बात किया, उन्होंने कहा कोई एक्शन नहीं लेंगे, या उन्होंने कहा एक्शन होगा, या तो यह कह दें कि मिल नहीं रहा है, या तो कहें अटेंड नहीं कर रहे हैं। कुछ तो बताइए नवाब साहब। फोन उठाइए, फोन लगाइए। नवाब साहब, मेरी मूछें नीची हो रही है, फोन लगाए। फौजी के नाते मेरी मूछें नीची हो रही है। शर्म लग रहा है कि हमारा देश कोई आदमी ऐसे बात कर रहा है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, इस तरीके हर बात जो है फून को हर बात नहीं हो जाती है। बात करना पड़ती है, जाना पड़ता है, बात को समझा। नवाब साहब, आप इतने बड़े नेता हैं और आप इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं नवाब साहब, सुनिएगा प्लीज, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इस बात से मुत्फिक हैं कि उन्होंने गलत कहा, आप यह कह रहे हैं कि एक्शन होगा। रिक्वेस्ट ये है कि एक ऐसा मामला उठा है और आप एक नेशनल हुकअप पर बैठे हैं, जरा कोशिश तो करिए। कीजिए सर, कीजिए। मैं कोशिश करिए जा रही हूँ और हम शुक्रगुजार होंगे आपके कोशिश का। आपकी आवाज हम ऑन एयर नहीं करेंगे, आप कीजिए बात, आप बात कीजिए। आप एक अच्छे आदमी हैं जी, आप ये बताइए कि क्या नहीं, अरे फोन पे बात करने से क्या बात हो जाती है? होगी सर, क्यों नहीं होगी? करने से क्या पूरी बात हो जाती है? फवाद हलीम के पास जा रही हूँ, आपके पास अभी आधा घंटा है, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए। अभी आप फोन करिए, अभी करिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए। आपसे प्रॉमिस, नहीं आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं प्रॉमिस मत करिए। अरे साहब, इतने बड़े आदमी, आप प्रॉमिस नहीं करिए, कोशिश करिए। फवाद हलीम साहब के पास भी सर, सोच लीजिए, बड़ा मुद्दा है आज कर गुजरना है, और बड़ी गलत बात हुई है आज। आप गलत बात हुई, प्रॉमिस तो कर रहे हैं। ठीक नहीं सर, प्रॉमिस नहीं, मैं कह रही हूँ डू इट राइट नाउ। आप अभी कीजिए, आप कोशिश करिए। नहीं, उनसे बात तो कर रहे हैं। नवाब साहब, कैसे बात करें? मैं आ रही हूँ फवाद हलीम साहब के पास जा रही हूँ। डॉक्टर हलीम, ये क्या देश में मजाक और ट्रेंड और फैशन चेन रिएक्शन बन गया है कि आपके पास जब कोई और मुद्दा नहीं होता है, आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आप सैनिकों पर हमला करने लग जाते हैं? देखिए, ये जो बयान आजम खान साहब ने दी है, इसका 3 हिस्सा है। अच्छा। और तीनों हिस्सा का मैं खंडन करता हूं। पहला हिस्सा ये है कि हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के सेना के खिलाफ हिंदुस्तान के औरतें ने मर्यादा का साथ लड़ाई किया। झांसी की रानी की मिसाल है, बेगम हजरत महल के मिसाल है, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल का मिसाल है। तो उन्होंने जब लड़ाई की, उन्होंने मर्यादा पूर्वक हिंदुस्तान के सेना के खिलाफ गोली से गोली लगा करके, तरवाल से तरवाल मिला करके लड़ाई की। तो अगर हिंदुस्तान की औरतें लड़ते हैं तो मर्यादा पूर्वक लड़ते हैं। क्या चाहते हैं भैया?
आप क्या बोलना चाहते हैं? दूसरी हिस्सा मैं समझता हूँ आजम खान साहब का जो सोच है समझ में नहीं आई। आजम खान साहब का नया हमारी आर्मी पर अटैक हुआ है। हिंदुस्तान में ये तो हमारी आर्मी पर अटैक हुआ है। किस हमारी मर्यादा आर्मी को पर रख करके अटैक हुआ, लड़ते अब क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान की सेना खिलाफ, इसलिए आजम खान सही कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी नहीं सॉरी भाई ये तो सोच समझ के जे लोग पूछेंगे उसको, जे लोग पूछेंगे जिसको सब पता है क्या करना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल कर बात नहीं आप क्या रहे हैं? पार्टी में अंदर रख कर औरतों का जो लड़ाई का जो मर्यादा है उसको आजम अगर हमारे देश से जा रहे हैं तो आजम भाषा में होने चाहिए। निकाल कर बात। दूसरी बात जो है खान के आगे बढ़ गए। दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? पहली बात से आगे नहीं। आपकी पहली बात के बिल्कुल औरतें जब लड़ते हैं अरे साहब तो उनमें बुनियादी मर्यादा रख करके लड़ने की आदत है। ये इतिहास है हिंदुस्तान की, मैं वो बात कह रहा हूँ। और इस इतिहास को आजम खान ने छोटा किया है, डॉक्टर हलीम, इस तरीके से छोटा किया है और इसीलिए डॉक्टर हलीम दूसरी बात, एक सेकंड चाहिए, मुझे नहीं जाना आपकी दूसरी बात पर सर, मुझे नहीं जाना है। आप पता है क्यों बैठकर ये सारी बातें कर पा रहे हैं? क्यों नहीं जाए? आपको पता है कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों घूम पा रहे हैं? पिछली बातें आपको पता है कि इस देश में आपका पूरा परिवार क्यों सुकून से रह पा रहा है? क्योंकि वहाँ वो सैनिक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। सबसे खुश हिंदुस्तान सर किस आप यूटोपिया में रहते हैं क्या? आप किस बुलबुले में रह रहे हैं? डॉक्टर हलीम अपनी जुबान पर आप ब्रेक लगा दीजिए। डॉक्टर हलीम मैं आपको ये डिबेट में ये प्लेटफॉर्म नहीं देने वाली हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर हलीम, आई एम सॉरी, मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। आप अपनी गंदी सियासत यहाँ पे चलाएं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं आपकी आवाज अनाउंस करके बंद कर रही हूँ। आई एम सॉरी, वेलकम टू गो सर, आई एम सॉरी। बड़ी गलत बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर पात्रा, हमारे जवानों की बेटियां सुन रही है, हमारे जवानों की पत्नियां सुन रही है, आप किसी जाति पर कुछ बोल रहे हैं, आप किसी भगवान के लिए कुछ बोल दीजिए, आपको फौरन जेल कर देंगे। और असल भगवान जो वहां बॉर्डर पर है, आप उनको कुछ भी बोलते चले जाएंगे। नहीं, आप देखिए जिस प्रकार से आज ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, फुआद हलीम अपना माइक इत्यादि खोल के जा रहे हैं। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ये तो भारत के लोकतंत्र में पहले से होते आ रहा है कि रानी झांसी जो है वो इंडिया के आर्मी के खिलाफ, देखिए वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी और उसको इन्होंने एक ऐसा नरेटिव बनाया, एक ऐसा विमर्श बनाया कि रानी की झांसी वो इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी। तो अभी जो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के आजम खान द्वारा वो उचित है, तो ये लड़ा जाता है। इस प्रकार के शब्दों का एक जामा पहना कर या इनको अगर ये बोल रहे हैं, मैं निंदा भी कर रहा हूँ, निंदा करने के लिए 5 सेकंड चाहिए कि मैं निंदा करता हूँ आजम खान को, ऐसा इतनी कहानी बुनाकर ये निंदा करने का अर्थ है कि आप जस्टिफाई कर, निंदा तो किया ही नहीं, ये उसको व्हील्ड जस्टिफिकेशन कहते हैं, छुप के जस्टिफाई कर। देखिए मैं सच बताऊं, मैं बहुत मायूस हो गई। आप तो बिल्कुल मैं बहुत मायूस हूं सर। ये बड़ा मैं इसलिए मायूस हूं कि ए हमें इस पर डिबेट करनी पड़ रही है और बी जब डिबेट करके डॉक्टर हलीम सरी के नेताओं को बुलाते हैं डॉक्टर पात्रा, तो वो इस तरीके से एक बार फिर से वेनम स्प्यू करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ ये कर सकती हूं कि उनको ये प्लेटफॉर्म ना दूं। जी न्यूज के एंकर होने के नाते मैं उनको जाने को कह सकती हूँ, जो कि हुआ, वो चले गए, लेकिन जो कहना था तो वो कह गए। देखिए रूबिका जी, आपने भी जाने को नहीं कहा, वो स्वतः चले गए और बहुत खराब बोल के गए हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा, आपको दुखी नहीं होना चाहिए इस डिबेट को करने के लिए, और जो लोग सुन रहे हैं आप सबको ये डिबेट देखना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में किस प्रकार का एक विमर्श उसके पीछे रह के लिखने की कोशिश की जा रही है, हम सब समय रहते एक्सपोज हो जाए। देखिए रूबिका जी, बुरा मत मानिएगा, मैं एक स्पष्ट बात सीधे सीधे कहने वाला हूँ। 1947 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि देश को बांटने की एक साजिश हो रही है। उस समय जब ये सब बातें होती थी तो लोगों को लगता होगा ये सब खराब बातें हम क्यों कर रहे हैं। देखिए आज भी कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, जब IAS के लोग पकड़े गए तो यही ओवैसी थे जो निकल कर कहते हैं कि मैं लीगल सपोर्ट दूंगा। यही हमने देखा अभी किस प्रकार से आजम खान बार बार इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक साजिश का अंडर करंट अब हमें महसूस हो रहा है और हम सबको, रूबिका लियाकत खान, संबित पात्रा, हमको इकट्ठा होकर इस साजिश को नाकाम कर देना है। डॉक्टर पात्रा, हम सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, हम ये खबरें पहुंचा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कोई ऐसा एक्शन लेंगे कि ये ट्रेंड खत्म हो जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है?
व्हाट इज द ट्रीटमेंट सर? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द ट्रीटमेंट इज डेमोक्रेटिक। देखिए, मैं कहूँगा कानून अपना काम करेगी, इस पे तो कोई कानून है नहीं। सेडिशन का कानून तब बनेगा अगर कोई वायलेंस इंसाइट कर रहा हो या देश के खिलाफ डायरेक्टली बोल रहा हो। कन्हैया कुमार ने भी इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहा था, आपको याद होगा। वो सेडिशन के केस में अंदर भी गया था। कोर्ट ने कहा कि चलिए ये एक इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन को फैलने नहीं देना चाहिए, और केस अभी तक चल रहा है। देखिए, लेफ्ट का और कांग्रेस का एक नैरेटिव आप बताइए, ये समझदार, ये बिल्कुल सही कहा जो हमारे शहीद के भाई सिंह साहब बैठे, उन्होंने एक बड़ी बात कही, मैंने लिख लिया। उन्होंने कहा ये सब सोच समझकर बोला जा रहा है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया जा रहा है। और जब हम इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आज भी किसी ने, मैंने सुना है कि अवार्ड वापस किया है। जैसे ही आप इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसमें एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बना के कि देखिए देश में इंटॉलरेंस हो गया है, आप इनके पीछे पड़ गए हैं। पटवारी जी, अब मैं आपको इस डिबेट में लाना चाह रही हूं, क्या सेना के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आ सकते हैं? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं सर, देश के लिए, देश की सेना के लिए मैं पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की बात कर रहा हूं। रूबिका, हमें देश के लिए राजनीतिक अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं। विदेशों की जब भारत पर अटैक की बात आई या सेना पर किसी प्रकार के आरोप की बात आई या देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे तो कांग्रेस और बीजेपी को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक होने की आवश्यकता है। मैं आपत्ति लेता हूं संबित पात्रा से, जिनके मन में, इनके भाव में, इनके दिमाग में इतने कीड़े राजनीति के घुसे हुए हैं कि कोई भी बात आती है और ये बात करते हैं कांग्रेस और लेफ्टिस्ट, इस तरीके के भाव सारा बीजेपी से है। संबित, पूरी बात सुनो, आपकी मैंने बात सुनी है। नहीं, मैं तो आपत्ति लीजिए, हमें भी सड़क का गुंडा बता दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। कार्यकर्ता पकड़ा है, आप इस तरह की बात करते हैं। कार्यकर्ता पकड़े हैं? अरे आप तो वो आग जला दो गैंग के हेड हैं। मध्य प्रदेश में आप तो वो आग जला दो वाली गैंग के चीफ हैं, लेफ्टिनेंट ऑफ आग जला दो गैंग। पूरा मध्य प्रदेश में आग जला के यहाँ के बैठ के हमें बोल रहे हैं कि राष्ट्र के लिए एक हो जाएंगे। ये सब हमें मत बेवकूफ बनाइए। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े आईने लेके आपको दिखाने वाली है और हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता को आप जैसे पार्टी और आप लोग जो कर रहे हैं सेना के खिलाफ राजनीति के नाम पे, उसे दिखाएंगे। जब देश की सेना पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, वोट बैंक घर का खा के घर के खिलाफ गाने वाले। सर्जिकल स्ट्राइक पे वोट बैंक किससे लड़ेंगे बताइए? जीतू पटवारी जी, अरे सर्जिकल स्ट्राइक में एक सेकंड, अगर सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अपनी तो बहस नहीं हो रही है सर। सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अपनी पीठ थपथपा दी तो आप जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएंगे। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, पटवारी जी एक सेकंड, आपको क्या लगता है? मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा कि आप दोनों पॉलिटिकल तू मैं आज पे उतर आए। आजम खान पे एक सेकंड बोल नहीं रहे हैं, ये तो मेरे पे अटैक करने में लगे। पटवारी जी, मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया डॉक्टर पात्रा और आपको कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैंने इस डिबेट, सॉरी सर, यहाँ पर डिबेट ऐसे नहीं होती है। यहाँ पर आप दोनों को इसलिए नहीं बुलाया गया है। हो रही है ऐसी बात, तो जो बात करने का टाइम है वो कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? पिछली बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, बात वो कीजिए जिसका टॉपिक चल रहा है। बात तो उसके बयान पर है, उसने आर्मी पर अटैक किया। पटवारी जी एक सेकंड, जो फौजी है उनके भाई बोल रहे हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसे बातें मत कीजिए। ये बीजेपी, क्या देश आर्मी के साथ है? क्या सरकारें आर्मी के साथ है? ये बात कीजिए, ये बात मत कीजिए। क्या आर्मी से पहले क्या कभी धोखा दिया? आर्मी के तबूत में पैसे खा गया सरकारें, आर्मी के तोपों में पैसे खा गए। कभी आर्मी ने भी बोला है मुझे ये सरकार चाहिए, मुझे ये पार्टी की सरकार नहीं चाहिए? कभी आर्मी ने भी बोला है? कभी आर्मी ने बोला है मुझे ये सरकार चाहिए, मुझे ये प्रधानमंत्री चाहिए? वो सभी कार करते हैं, अच्छा हो माड़ा हो, आर्मी सबको सरकार करती है। आर्मी को सब, अगर आर्मी पर जे तो है, आर्मी पर जे चीकड़ क्यों उछाला गया है? आर्मी को क्यों क्या जे पर हो गया? आज देश आर्मी के साथ है। अगर देश हमारा खड़ा है, आर्मी के कंधों पर खड़ा है। आर्मी नहीं होगी तो क्या देश के नेता बचाएंगे? आर्मी का बॉर्डर कौन सांभेगा? क्या एक्टर सांभेंगे? क्या करेक्टर सांभेंगे? क्या नेता सांभेंगे? शर्म नहीं चाहिए आर्मी का। आर्मी का मजाक क्यों बनाते हैं? कभी ये सोचा है किसी नेता ने कि आर्मी, जब उसकी बेटी भी मगर सुन रही है, उसकी पत्नी भी सुन रही है, उसका माँ बाप भी सुन रहा है, आर्मी को क्या समझ रखा है? बात तो ये करो, आर्मी को चाहिए एक्शन, आर्मी को लेने के लिए मजबूर ना करें कि ऐसे लोगों को कैसे देश से निकालना है। क्या देश किन लोगों के कंधों पर खड़ा है? आप लोग बातें पिछली करते हैं, झांसी की रैली की बात ले जाते हो, कितना बैग चाह रहे हो। बात तो जाए, आज आदमी जिस वक्त पर ऐसे वेले
युद्ध के माहौल में हमारी आर्मी खड़ी है, जवानों के शीश काटे जा रहे हैं, वो मुल्क हमारे पर अटैक कर रहा है। आप उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे जवानों को क्या सोचेंगे लोग? क्या जिन लोगों की बेटियां घर हैं उसकी पत्नी रणजीत क्या सिंह सोचेगी? राणा की हमारे आवाज जवानों पर सुन क्या? रहे हैं वो एक नवाब भक्त है, बुक्कल साहब। सबसे बड़ा भक्त आर्मी का जवान है। नवाब साहब सुन रहे हैं, आपने वो काम किया, आपने वो काम किया जिसकी उम्मीद हम सब आपसे लगाए बैठे हैं। आज बात तो करिए, जो आपने मैसेज पहुंचाया है मुलायम सिंह यादव आर्मी तक। पर गंदा चिकड़ क्यों छाला गया है? देखिए, ऐसा क्या है, समझा है आर्मी को? ऐसा है जो मुलायम सिंह यादव को पूछते जो भी एक्शन है वो लेने के लिए उसके लिए बात करना पड़ती है। हथेली के ऊपर कोई सरसों जमती नहीं है, हथेली के ऊपर कोई सरसों नहीं जमती है, ये लोग पूछेंगे मुझे पार्टी से बात करना पड़ती है और समझना पड़ता है उसको। ये उनकी बात तो जिंदा नहीं है, वो तो बहुत ही गलत का है, वो तो हम पूरा देश देख रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। रणजीत सिंह इस तरह का रणजीत सिंह साहब, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। हालांकि सच में आज इस देश को, इन तमाम नेताओं को सिर्फ आपको सुनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुननी चाहिए। लेकिन मुझे आज की तारीख में उस एक्शन की भी दरकार है जिसका जवाब और जिसका मैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाब बुक्कल साहब दे सकते हैं। मैं इसीलिए उनको बीच में ला रही हूं। बुक्कल नवाब साहब, आपके हाथों पर सरसों भले ही ना उगती हो, लेकिन हमारा सब्र जवाब दे गया है, और जब हमारा सब्र जवाब देता है तो उसमें सिर्फ एक एक्शन की हम उम्मीद करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको 1 घंटे के बाद फोन करूं? मैं आपको 1 घंटे के बाद फोन करूं? जी न्यूज आपको 1 घंटे के बाद फोन करे और तब आप बता देंगे कि हाँ आजम खान पर एक्शन ले लिया गया है? मुलायम से पूछिए और ये प्रॉमिस कर लीजिए कि आप अनाउंस करिए। हमको इसके बाद हमें कहीं जाना है, हमें कहीं और जाना है, किसी और चैनल पे जाना है, हम आपके बाद में और चैनल पे जाना है, और जो आपने आपसे बात की है वो तो उसको तो करेंगे, वो तो पूरा देश देख रहा है, उसमें कौन सी बात है? उसमें कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। अपमान किया है, लेकिन आप मतलब जिस तरीके से कह रही हैं कि जिस तरह से कि अभी के अभी मतलब हो जाए, मतलब ये कि इसका तो कोई बात ही नहीं है कि इस पर बचले हैं कि हम दर्द जिगर देखेंगे। आप जिगर निकाल सकते हैं, लेकिन दर्द कहाँ से दिखा दें? ये बयान दिए हुए दिखा दे। मुझे नहीं पता ये बयान आजम खान ने कब दिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस बयान को दिए हुए मुझे लगता है घंटों बीत चुके हैं, घंटों बीत चुके हैं। अगर अब भी मुलायम सिंह यादव जो कि इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कल रात का बयान है, मुझे ये जानकारी मिल रही है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज देखिए अखबार में एक खबर छपी है कि मुलायम सिंह यादव कल जाके गायत्री प्रजापति से जेल में मिले और बाहर निकल कर कहते हैं कि ये तो रेपिस्ट नहीं है, जबकि केस चल रहा है गायत्री प्रजापति के खिलाफ। देखिए ये वही मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने कहा था बच्चे तो बच्चे। अरे सुन लीजिए साहब सुन लीजिए, साहब सुनिए, मैं बता रहा हूं क्या बात विषय है, आपको मैं कैसे क्यों बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत। आज गायत्री प्रजापति रेपिस्ट है, ये मुलायम सिंह जानते हैं। उनके लोग इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बता रहे हैं। रेपिस्ट इनके घर में बैठा हुआ है और ये बाहर जाके इंडियन आर्मी सलीके जो कि विश्व का सबसे प्रोफेशनल आर्मी है उसको रेपिस्ट बता रहे हैं, और जो रेपिस्ट घर में बैठा है उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। ये इनकी हालत है। दूसरी बात बुक्कल साहब आप फोन करिए। बुक्कल साहब आप फोन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा शांति धरिए। फोन नहीं कर सकते हैं तो शांति धरिए। आज आपके चिल्लाने का दिन नहीं है, आज कान खोल के सुनने का दिन है। आज बुक्कल साहब आप प्लीज चिल्लाने मतलब नहीं है बुक्कल साहब, ऐसे नहीं होता है बुक्कल साहब। आपके पार्टी ने और आप लोगों ने जो किया है पूरी दुनिया उससे शर्मसार है, उसके बाद भी आप इतना चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, शर्मसार है, ठीक है। आप शर्मसार है तो उस मुद्रा में तो बैठिए। ये शर्मसार वाली मुद्रा है, ये शर्मसार वाली मुद्रा है। ऐसे चिल्ला के शर्मसार हैं आप, थोड़ा सा शर्म दिखाइए टीवी पे भी। नंबर 1, आर्मी को इन्होंने कहा कि रेपिस्ट है। मैं बताऊं, जब ये आतंकवादी डूब रहे थे, ये अलगाववादी डूब रहे थे, आप याद करिए ये वही आर्मी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने वहां की महिलाओं, वहां की बच्चियां, वहां के लोगों को बचाया। कल जो अखबार में फोटो छपा था वो क्या छपा था कि पत्थरबाज जो ईद मना रहे थे उनको मिठाई बांट रही थी इंडिया की आर्मी। ये वो इंडिया की आर्मी है। हमारी सेना पर हमें पता है कि किस किस के वो मेडल्स और वो तमगे लगे हैं। हमारे सेना सर सुनिए, एक सेकंड सुनिए। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हमें मानवाधिकारों में पूरा यकीन है। किस देश का सेना का सुप्रीम ये बात बोलता है, ये बताइए। और आप ये कहते हैं, आपके नेता ये कहते हैं कि वो रेपिस्ट है।
डॉक्टर पात्रा, ऐसे में सवाल तो मेरे पास भी बहुत सारे आ रहे हैं। डॉक्टर आप बताइए कि गोगोई के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, सेना है, सेना के ऊपर किसी का भी अटैक, किसी भी तरह का अटैक नहीं झेला जा सकता, तो एफआईआर क्यों है? उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? नहीं, वो तो देखिए, उसको तो बिल्कुल अरुण जी ने कह दिया स्पष्ट से कि वो हट जाएगा। उसका जो प्रोसीजर है वो चालू भी हो गया है। हमने कमेंडेशन के लिए रिकमेंड भी किया, कमेंडेशन भी मिला। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस ने मेजर गोगोई पे जिस प्रकार का आक्षेप लगाया, इंक्लूडिंग चिदम्बरम साहब, वो हम सब ने देखा है। रूबिका, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आर्मी के चरणों पे बैठी है। हम जानते हैं, और कभी भी हमने एंटी आर्मी कोई एक्टिविटी, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अभी हमारे भाई ज्योति पटवारी बोल रहे थे कि हमने अपनी पीठ थपथपाई। अरे हमने अपनी पीठ थपथपाई, आप भी अपनी पीठ थपथपा लेते, आप भी तो इंडियन हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने पीठ थपथपाई, तो आप जाके पाकिस्तान के गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे। आप लोग, मुलायम सिंह ने पोस्टर निकाला कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ये मुलायम सिंह यादव के, आप भी निकाल देते। रूबिका, तीन बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। मैंने कहा कि ये डिबेट सर, वो तीन बातें कहीं डॉक्टर हलीम सरी की ना हो। संबित पात्रा का भाव, ये सारा कुछ संबित पात्रा पे थोड़ी हो रहा है। आजम खान पे भी एक बार उनका नाम लीजिए जी, भाई राजनीतिकरण होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, संबित, एक प्रश्न का उत्तर दें आप। बताएं कि आज के रक्षा मंत्री ने आज के सेना अध्यक्ष पे क्या बयान दिया था, वो याद होगा आपको? मैं दोहराना नहीं चाहता। नहीं, आप दोहरा भी दीजिए, मैं उत्तर भी दे दूंगा, मगर ये बताइए कि आज रक्षा मंत्री बना, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है? मेरा केवल भारतीय जनता पार्टी ही आपको याद आ रही है? आज डिबेट आजम खान पे हो रहा है, आपने 2 बार आजम खान का नाम नहीं लिया अभी तक। आपकी डिबेट ही शुरू होती है ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, ये संबित पात्रा भी ऐसा कर रहा है, जिसमें आजम खान भी आते हैं और गतिविधियां जो सेना के खिलाफ आए, कह दीजिए, एक बार संदीप दीक्षित के खिलाफ तो कह दीजिए, एक बार राहुल गांधी ने जो खून की दलाली का बयान दिया था उसके खिलाफ भी तो कह दीजिए, एक बार संजय निरुपम के खिलाफ भी तो कह दीजिए ना इनका नाम लेके एक बार। संवेद, मुझे अपना नाम पता है जीतू भाई। तू चूचू बातें के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। आपके पास तो वक्त नहीं है, क्योंकि आपको आग भी जलाना है ना, आपको तो आग भी लगाना है जल्दी जाके इसकी डिबेट के बाद। मेरा आपसे अनुरोध है, जीतू पटवारी ने आपको नहीं टोका था, आप हल्के लगते हो, बोलिए, कल्पना भी नहीं है। आप इतने छोटे और हल्के आदमी हो कि जब आग लगाने वाले छोटे और हल्के हैं, जिस तरीके की भाषा बोलते हो आप, पूरी डिबेट के सवाल आपसे सिर्फ ये किया गया है कि बताइए, आप उन सारे नेताओं के खिलाफ पार्टी आपकी एक्शन लेगी? आज आप समाजवादी पार्टी के आजम खान ने सेना को लेकर एक जवाब दिया, एक विवादास्पद बयान दिया, उसके लिए तो आप डिबेट में आ गए सर पटवारी जी, उसके लिए तो आप डिबेट में आ गए, लेकिन तब आपका आना नहीं होता है जब संदीप दीक्षित इस तरीके के बयान देते हैं। हर हालत में आर्मी ने कभी आर्मी नु पार्टियों में क्यों मारते हैं? का हर हालत में कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर जो कांग्रेस के अंदर भी और आर्मी पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, न इत्तेफाक रखती और समय आने पर पहले भी उन पर एक्शन ली थी और आगे भी लेगी। पता नहीं सर, दूसरा ये समय आपका कब आएगा? कांग्रेस पार्टी उन लोगों में से नहीं है, पता कब आएगा। संदीप दीक्षित उसके बाद न जाने कितनी जगह घूम आए होंगे, कितने प्रोग्राम्स अटेंड कर पाए होंगे। अब वो सही समय कब आएगा जब आप इन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे? बहरहाल अभी सभी समय तो मैं बुक्कल नवाब जी से मांगना चाहती हूँ, सर मैं समय ले लूँ आपसे, आप मुझे कब जानकारी देंगे कि आजम खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने एक्शन ले लिया है? बुक्कल नवाब साहब, जी न्यूज आपको कब कॉल करे? अब देखिए, ऐसा है कि आप यहाँ के बाद हमें दूसरे चैनल में जाना है, उसके बाद तीसरे चैनल में जाना है, कहीं और भी जाना है, तो जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे चैनल से फ्री हो कि मुलायम सिंह यादव जितना परेशान गायत्री प्रजापति के लिए है उतना ही परेशान भारतीय सेना के लिए भी है। मुझे आप कब बताएंगे सर? हाँ तो कल करिए कॉल, आज तो हम फ्री नहीं है, आज तो हम बहुत बिजी हैं। अभी मैं जस्ट अभी हमको यार जाना निकल जिस दिन सेना ने ये कह दिया ना, जब खाली होगा तो फौरन सेना वहां ने ये पहुंचेंगे। कह दिया ना कि आज देश की रक्षा नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा बिजी हैं, उस दिन देखिएगा क्या हश्र हो जाता है इस देश का। अपनी प्रायोरिटीज आज सेट कर लीजिए सर। ये डिबेट सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं बुलाया गया था, हम सच में ट्रीटमेंट चाहते थे। बुक्कल नवाब साहब, रूबिका जी, हम आपका दर्द समझ रहे।
सर मत समझिए मेरा दर्द, मुझे नहीं समझाना है। अरे आप सेना का दर्द समझ लीजिए सर। मुलायम सिंह यादव जी को और अखिलेश यादव जी को कहिएगा थोड़ा सेना का दर्द समझ ले बस। थैंक यू सर आप सभी का जुड़ने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, तो हाथ हम भी आप बहुत शुक्रिया डिबेट में इतना ही।